चलिए सर, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर, कुछ पॉइंट समझ रहे थे, हमें वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में, पहली क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था। दूसरी क्लास में हमने जो है सवालात वगैरह करके कुछ चीजें रीजनेबल हद तक समझ ली थी कि काम होता किस तरह है। ये एक तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं कुछ और मजीद चीजें सिखाऊंगा, और फिर चौथे लेक्चर पर फिर हम इसको जो है ना वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। कहते हैं इफेक्ट। देखिए, मेरी बात को गौर से सुने सर। अगर मैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को, मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर गौर से देखिएगा सर। एक कॉस्ट है और एनआरवी है। ठीक है सर, मेरे पास एक है ए, बी, सी। सर, इसके मेरे पास है 10,000 यूनिट। सही है सर, इसके मेरे 10,000 यूनिट है। यूनिट लिख दें यहाँ पर, और आइटम लिख दें। सर, इसके मेरे पास है 20,000, और सर इसके मेरे पास है 5,000। सर, इसकी कॉस्ट है 10 रुपए, इसकी 20 रुपए है, और इसकी 30 रुपए है। सर, इसकी एनआरवी 12 रुपए है। इसकी एनआरवी जो है वो है मेरे पास 18 रुपए, और इसकी है 32 रुपीज। है ना सर? ये केस समझ में आता है? क्लियर है? आपकी बात है? यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? सर, अगर गौर से सोचे हम लोग अगर सोचे गौर से, तो सर मुझे एक बात बताएं। जो मेरे पास आइटम नंबर ए है, सर ये आइटम नंबर ए अपनी कॉस्ट पर रहना चाहिए, ऐसा? आइटम नंबर बी अगर है, अगर आइटम नंबर बी है, सर आइटम नंबर बी अपनी एनआरवी पर जाना चाहिए, है ना? और आइटम नंबर सी कहाँ जाना चाहिए? सर, इन्वेंट्री नंबर सी हमारे पास कॉस्ट पे जाना चाहिए। मैं कहता हूं, व्हाट इफ, मेरी बात को अब गौर से सुनना है। व्हाट इफ मैं इसको पूरे को कॉस्ट पर रख दूं, और व्हाट इफ मैं पूरे को एनआरवी पर रख दूं, और व्हाट इफ मैं पूरे को प्रिंसिपल पर रखूं। प्रिंसिपल क्या कहता था? माइक खोल के बताए, प्रिंसिपल क्या कहता है? किस पर रखने चाहिए? मैं कहता हूँ व्हाट इफ मैं पूरे को कॉस्ट पे रख दूं, व्हाट इफ मैं पूरे को एनआरवी पर रख दूं, और व्हाट इफ मैं प्रिंसिपल पर रख दूं। सर, प्रिंसिपल क्या था, याद है कुछ? प्रिंसिपल था ना मेरे पास, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, यही प्रिंसिपल था। याद है ये बात? ये भूल गए थे ना सर? रिवाइज नहीं करा था ना? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, डन। ये मेरे पास प्रिंसिपल है। सर, मैं इन्वेंट्री ए की बात करता हूँ। देखें, 10,000, 20,000, 5,000, ए बी सी। 10,000, 20,000 और 5,000, मल्टीप्लाई बाय 10, 20, 30। सर, आप अमाउंट निकालें। पहले की अमाउंट बनेगी 1 लाख, दूसरे की अमाउंट बनेगी 4 लाख, और तीसरे की अमाउंट बनेगी 5,000 × 30। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। 150,000 टोटल होगा 650,000। सर, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इफ कैरीड एट कॉस्ट। इफ, ये लिख लें, इफ कैरीड ऑल इन्वेंटरी एट। सर, अगर आपने पूरी की पूरी इन्वेंट्री कॉस्ट पर रखी, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 650,000 की। क्या यहाँ तक समझ में आता है मैंने क्या किया?
सर मैंने गलत किया, हाँ सर आपने गलत किया है, सर आपने गलत किया है, लेकिन सर मुझे एक चीज समझानी है आपको। सर फिर दूसरी बात, इफ कैरी एट एनआरवी, सर अगर मैं इसको एनआरवी पर रखूं तो सर मेरे पास अमाउंट कुछ इस तरह से आएगी। कॉपी, सर इसको यहाँ पेस्ट कर दें। सर एनआरवी कितनी थी? 10, 12, 18 और 32, 12, 18 और 32, 12, 18 और 32। सर अमाउंट निकालें, इसका आ जाएगा हमारे पास 120,000। सर इसका हमारे पास आ जाएगा 20,000 इंटू 80, 20,000 इंटू 18, दैट इज इक्वल टू 360,000। और 5 इंटू 32, 5,000 इंटू 32, सर ये बन जाएगा 160,000। 160 और ये 420, 520, 540, 640,000 हो जाएगा। सर अगर मैं एनआरवी पर रखूंगा, अगर मैं कॉस्ट पर रखूंगा तो मेरी कॉस्ट से ओवर स्टेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने एनआरवी पर रख लिया। सर अब मैं आता हूं, मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। इफ इफ कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी प्रिंसिपल। सर अगर मैं इस प्रिंसिपल पर रखता हूं तो क्या होगा? सर देखिए मेरी बात को अब गौर से सुनना है, अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है। सर मेरे पास अगर मैं प्रिंसिपल पर रखता हूँ तो ए कॉस्ट पर रिकॉर्ड होगा 10 रुपए पर, ए कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होगा 10 रुपए पर। सर बी एनआरवी पर रिकॉर्ड होगा 18 रुपीज पर। और सी सर 30 पर ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है सर, अगर आप इसको निकालने बैठेंगे तो बनेगा 1,63,60,000, और ये मेरे पास आ जाएगा 150,000। सर अब अगर आप इन तीनों को सम करेंगे तो मेरे पास अमाउंट बनेगा 360, 460, 560 और 6,110,000। सर देखें, अगर आप मेरी बात को समझें तो अगर आप एनआरवी पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ज्यादा आ रही है। ठीक है, अगर आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ज्यादा आ रही है। सर यहां पर इस पूरे केस पर अगर आप लोअर ऑफ कॉस्ट, अगर आप इस प्रिंसिपल पर रखेंगे, समझिएगा प्लीज यार, प्लीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर अगर आप इस प्रिंसिपल पर रखेंगे तो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डन है? सर मुझे ये चीज बताएं, अगर मैं इस प्रिंसिपल पे रखूंगा तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाएगी, मुझे इन्वेंट्री पर लॉस बुक करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताएं, लॉस बुक करना पड़ेगा मुझे? हाँ सर, हाँ हाँ, लॉस बुक करना पड़ेगा आपको। देखिए आप, अगर इफ कैरीड एट प्रिंसिपल, मैं यहाँ लिखता हूं एक्सप्लेनेशन। इफ इन्वेंट्री कैरीड एट कॉस्ट और एनआरवी, अगर आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड करें या एनआरवी पर रिकॉर्ड करें, so the value of closing inventory may be overstated। ठीक है सर, अगर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ओवर स्टेट होगी तो मसला क्या आएगा? सर मसला क्या आएगा मुझे बताएंगे? सर वो कहता है ब्रीच हो जाएगा किसका? सर कौन से कॉन्सेप्ट का? सर इस वाले कॉन्सेप्ट का जो मैं आपको पीछे पढ़ा कर भी आ रहा हूँ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एसेट और इनकम शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। सर ये कभी भी ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए।
रिजल्टिंग इन लिखेंगे, लिखिएगा, ये आता है भाई, लिखने का आता है। ओवर स्टेटेड, आगे लिखते हैं रिजल्टिंग इन ब्रीच ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। यानी सर अब मैं आपको जरा समझाता हूँ, अब मसला हो गया क्लियर भाई। अगर तो मुझे क्या करना है, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है, वैल्यू करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर, ठीक है। ओवर वैल्यूइंग या अंडर वैल्यूइंग कॉस्ट करेगा प्रॉफिट को ओवर स्टेट करने में, सही है। अच्छा, चलो आगे बढ़ो। सर मैं आपको ना इसका इफेक्ट समझाता हूँ, सही है। अच्छा, अब हमें ना यार एक और चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा, अब मजीद थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर बैठना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट ये आता है पेपर में, सही है। इफेक्ट्स ऑफ ओवर स्टेटमेंट एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर हम क्या समझने जा रहे हैं, सर हम समझने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ ओवर स्टेटमेंट एंड अंडर स्टेटमेंट। हम ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट का इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसका इफेक्ट समझने जा रहे हैं किस पर, प्रॉफिट फॉर द ईयर पर। ये बात समझ आती है आपको? मुझे बताया सबसे पहले कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, सही है, क्लियर है। सर प्रॉफिट निकलता कैसे है, हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे निकालता हूँ? सर मैं एक काम करता हूँ, मैं निकालता हूँ, कहता हूँ सेल्स। सर मान लेते हैं सेल्स है 2 मिलियन की, 2 लाख की, लेट से लेस करूंगा मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा सर, मुझे आइडिया है इस चीज का कि आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट न्यू लगेगा, क्योंकि सिंस अभी आपने ये पढ़ा नहीं है। ये इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ये पूरा टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है। अच्छा होता क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं परचेजेस को, लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर मेरे पास अज्यूम कर रहा हूँ मैं, 50,000 की मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी। सर मैंने परचेज की है 180,000 की, और 70,000 की मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई। सर जरा निकाल लें इसको, 50 + 180 - 70, दैट इज इक्वल्स टू 160,000। इसको मैं जरा 1 मिनट में पूरा डिटेल एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और मेरे पास आ जाएगा 40,000 का प्रॉफिट फॉर द ईयर। आसान अल्फाज में इसी को प्रॉफिट भी कंसिडर कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखिए मेरी बात को गौर से सुनिएगा। प्रॉफिट, देखिए मैंने क्या निकाला है, मैंने निकाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आपके लिए एक न्यू टर्म होगी, ठीक है। वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करो परचेजेस, लेस करो क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। सर ये निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो सामान आपने खरीदा वो, उसमें से, मेरी बात सुनिएगा गौर से समझिएगा, पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट समझ लें 2 मिनट, सारी चीजें छोड़ के। देखें, आपने ना, आपने सामान बेचना शुरू किया, आपने सामान खरीदना शुरू किया, सामान खरीदा आपने, सामान खरीदा लेट से 180 का, 180 का सामान किया परचेज, ठीक है।
इसको उठा के हम ले जाते हैं नीचे। सर आपने 180,000 का सामान परचेज किया। सर आउट ऑफ दिस परचेजेस आपके पास यकीनन कुछ ओपनिंग क्लोजिंग में तो पड़ा हुआ होगा ना। सर आपके पास कुछ इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री में पड़ी हुई होगी, और कुछ आपके पास क्लोजिंग में पड़ी होगी। सर ये ओपनिंग और क्लोजिंग होता क्या है? सर ये ओपनिंग वो चीज होती है जो आपके पास साल के शुरू में इन्वेंट्री रखी हुई है, और क्लोजिंग वो होता है जो साल के एंड में आपके पास इन्वेंट्री रखी हुई है। तो सर जो ओपनिंग में पड़ा हुआ होगा, सर वो सबसे पहले वो भी तो यूज होगा ना सेल होने में। अब मुझे एक बात बताएं, मैं ये कहता हूँ मेरे पास ओपनिंग में 50 रखा हुआ था, ठीक है। आउट ऑफ दिस ओपनिंग, ये ओपनिंग ये ओपनिंग प्लस ये परचेजेस, सर मेरे पास टोटल सामान बेचने के लिए कितना था? 230,000 का। सर सही है। इसमें से मैंने बेचा कितने का? सर मैंने बेच दिया 160 का। तो सर मेरे पास बचा कितने का? 70 का बच गया। 160,000 का सामान मैंने बेच दिया, तो सर मेरे पास बचा कितने का? 70,000 की मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई है। डन है। सर होता ये है, मुझे एक बात बताएं, गौर से सोच के बताएं कि सर जो आपके पास ओपनिंग में सामान रखा हुआ होता है, क्या वो आपके लिए जाया हो जाता है? सर क्या वो आपके लिए जाया हो जाता है? नहीं सर, नहीं, वो आपके लिए जाया नहीं होता, बल्कि वो आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो आप सेल्स करने में इस्तेमाल करते हैं, और सर क्लोजिंग वाला बचा के बैठ जाते हैं। तो सर इसलिए तो मैं ओपनिंग को ऐड कर रहा हूँ और क्लोजिंग को लेस कर रहा हूँ। ठीक हो गई बात? भाई ओपनिंग आपका इस साल बिक गया तो कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, ऐड करके कॉस्ट का पार्ट बना दिया। सर क्लोजिंग नहीं बिका, अगले साल बिकेगा, कॉस्ट के पार्ट से हटा दिया, लेस कर दिया। ये बात समझ आती है? डन है। अच्छा, अब क्या हुआ सर, अब समझिएगा गौर से। मुझे समझाना क्या था, मैं समझ, इतनी लंबी चौड़ी चीजें मैं इतनी लंबी चौड़ी बात करी क्यों? सर इसलिए, इस क्लोजिंग इन्वेंट्री के चक्कर में इस क्लोजिंग इन्वेंट्री के चक्कर में इतनी लंबी चौड़ी मुझे बात करनी पड़ गई। ठीक है, अब समझिएगा गौर से। देखिए, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्या होती है? लेस होती है, माइनस होती है। सर मैं अब ना आपके सामने तीन केसेस रखता हूँ, गौर से देखिएगा। आपके लिए मैं बिल्कुल आसान कर रहा हूँ। एक मेरे पास है केस नंबर ए, एक है बी, और एक है सी। तीन केसेस रख रहा हूँ, गौर से समझिएगा। कॉपी। चलें सर, अब गौर से समझने की कोशिश करते हैं। सर मैं पहला केस यही उठा रहा हूँ। ये मेरे पास केस नंबर 1 है। कॉपी। ये है मेरे पास केस नंबर 1। डन है सर। ये हो गया मेरे पास केस नंबर 1, मैंने जिसमें आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाया कितने का? 40,000 का। सही है सर। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ लॉक। और वैसी जगह कम है हमारे पास, इसको हमें लॉक करना पड़ेगा। ठीक है। आए सर, दूसरी दूसरी एग्जांपल पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे ले जा सकते हैं हम, हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर रख लेते हैं इसको, और थोड़ा आगे ना ले जाए, बस काफी है। खैर एनीवेज, ये हो गया मेरे पास एक पार्ट। सर मैं अदर चीजों को कांस्टेंट रखता हूँ। अदर चीजों को कांस्टेंट रखकर मैं आपसे सवाल करता हूँ,
मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यही कहता हूँ कि यार मेरे पास सेल्स 2 लाख की ही है, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000 की, सेम रुपीस की, 180 की परचेजेज है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अब की बार मेरी हो गई 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई, तो सर मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगा, मुझे ये बताएं। 50 प्लस 180 माइनस 50, 180,000। ओहो, क्या कर रहे हो शालम भाई, 50-50 कैंसिल हो गया ना। सर मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 180,000 आ गई, अब की बार मेरा प्रॉफिट आया जो कि 20,000 था। सर और अगर मैं आपके सामने तीसरा केस रखूं, बिल्कुल बेसिक करके, सर अब जरा समझिएगा। सर देखिए, अब मैं कहता हूं कि यार मेरे पास सेल्स है 2 लाख की, ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास है 50,000 की, परचेजेस की है मैंने 180,000 की, और मैंने इन्वेंट्री अब मेरे पास हो गई 70 से बढ़कर 90 की, मैं बचा कर बैठा हुआ हूं। तो मेरे पास क्या हुआ, अब अगर मैं इसको सम करूं, 50 प्लस 180 माइनस 90, दैट इज इक्वल्स टू 140। और सर मेरे पास अब की बार प्रॉफिट हो गया 60,000 का। सर ये तीनों केसेस पहले मुझे बताएं, समझ में आए मैंने क्या किया इसमें। मैंने तीनों जगह पर इन्वेंट्री को सेम रखा, मैंने तीनों जगह पर इन्वेंट्री को सेम रखा, मैंने तीनों जगह पर इन्वेंट्री को सेम रखा, और मैंने फिर क्या किया, मैंने जो है ना, मैंने तीनों जगह पर इन्वेंट्री को सेम रखकर सर आंसर को निकाल लिया, कीपिंग अदर इंफॉर्मेशन सेम, कीपिंग अदर इंफॉर्मेशन सेम। मैंने क्या किया, मैंने एक जगह पर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ाई। जब मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ाई, देखें इस केस को देखिएगा, अब केसेस देखने की बारी आती है। सर अगर मैं 70,000 से जाऊं इस 90,000 पे, सर अगर मैं जा रहा हूं 70 से 90,000 पर, रुक जाए रुक जाए, ऐसे ना जाए, इसको आराम आराम से लेकर से। सर अगर मैं जा रहा हूं 70 से 90 पर, तो सर मैंने यहां पर क्या किया, मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को मैंने क्या किया, मैंने जो है ना इंक्रीज किया, इंक्रीज किया। तो सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया, इम्पैक्ट देखिएगा प्यारे भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया। थोड़ी सी बारी क्लास होगी आपको आज, थोड़ी सी मुश्किल लगेगी क्लास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर मेरे पास हो गया डिक्रीज। और सर ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ, ओवरऑल इस केस में ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीजेस। सर जब कॉस्ट कम होगी तो इंक्रीजेस, एस ई एस, इंक्रीजेस। सही है सर, ओवरऑल प्रॉफिट आपका बढ़ गया। यानी कि अगर मैं ये लिखूं, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई मैंने जब क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाया, तो मैंने सॉरी बढ़ाना था, क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम नहीं करना था, तो मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाया, तो मेरी सीओजीएस, सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई कम। ठीक है, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गई, और ओवरऑल मेरा प्रॉफिट क्या हो गया। जाहिर है जब कॉस्ट कम होगी तो मेरा प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना। सही है सर, ये केस समझ में आया, यस या नो में जवाब दें। सही है सर। अच्छा फिर क्या हुआ, अब मैं इसी केस को उठाता हूँ, ठीक है मैं इस केस को उठाता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, हमने अभी कौन सा केस डिस्कस कर लिया है भाई। अच्छा इसको इधर तक ले आते हैं। अच्छा, इसको भी सेट कर लेते हैं।
ये दो केस हो गए, और दिस वॉज आवर लास्ट केस। सर अब अगर मैं कंसिडर करूं इसको, इस वाले केस को, हाँ सर, देखिए अब अगर मैं बात करूं सी की वैल्यू की, अब अगर मैं ए और बी की बात करूं, मैंने ए और सी कर लिया, ए और बी को अगर मैं देखूं तो सर मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या किया है जी, मुझे बता सकते हैं आप? इस केस में मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या किया? अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं सर, अगर मैं इसको और अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो सर यहां पर अगर आप इसके कंपैरिजन को देखेंगे, इनफैक्ट, तो सर यहां पर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को क्या हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो गई, है ना सर? कॉपी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, डिक्रीजेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा क्या होगा, उस पर भी कोई ना कोई इंपैक्ट आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारी हो गई डिक्रीजेस, तो सर मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी इंक्रीजेस। जब मेरी कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। और सर मैं यहां पर इसको इन दिस वर्ड बता दूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया, और प्रॉफिट मेरा हो गया कम। चलिए सर, अब अगर मैं आपको, अगर आप देखें, अब मैं एक चीज कंक्लूजन ड्रॉ करूं। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप? मैथमेटिक्स पढ़ते हैं? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, मैथमेटिक्स पढ़िए, क्लास ले रहे हैं? अरे ना, मैं जवाब दें, हाँ ठीक है। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वहां पर? डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा? अच्छा, पढ़ भी ले, बोल भी देते पढ़ लिया तो मैं पूछ नहीं लेता, बल्कि उल्टा मैं खुद समझाता। देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक चीज अगर कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। सर अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो मेरे पास प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। सर क्या ये बात समझ आती है? अब बीइंग अ मैनेजमेंट, पहले पहले ये बताएं, यहाँ तक कहानी समझ में आती है तो फिर मैं एक और कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ, छोटी सी बात करता हूँ यहाँ पर। यस सर, समझ आ गई। सर अब मुझे एक बात बताएं, बीइंग अ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, बीइंग अ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनी क्या चाहेगी, अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगी या कम करना चाहेगी? मैनेजमेंट क्या चाहती है, अब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखे, ऐसा, या कम से कम दिखे? मैनेजमेंट क्या चाहती है कंपनी की? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखे ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखा सकें। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो है ना इन्वेंट्री की वैल्यू को ओवर स्टेट कराते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन्वेंट्री की वैल्यू को ओवर स्टेट कराते हैं। वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखे तो हम जितना क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ा सकेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सर बीच में कौन आता है, IAS 2। IAS 2 आकर यहां पर क्या लगाता है, इस केस पर आकर लगाता है प्रिंसिपल, एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अब बताएं क्या रिस्ट्रिक्शन लगाता है? वो कहता है इन्वेंट्री
shall be recorded at lower of cost or net realizable वैल्यू। सर ये पूरे स्टैंडर्ड को मैं घुमाकर इस पॉइंट पर ले आया। ठीक है, मुझे ये बताएं, अब बताएं यहां तक कोई परेशानी, कोई मसला, टेंशन, मुसीबत, पंगा? पूरा स्टैंडर्ड मैंने आपके सामने लाकर रख दिया यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। डन मेरे भाई, कोई परेशानी है तो मुझे मुझसे डिस्कस करें। मैं फिर रुका हुआ हूँ 2 मिनट के लिए। नो, डन सर। सर यही पूरा स्टैंडर्ड आपके सामने है। सर इसके बाद ना कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन वो फिर आपके लेवल पर नहीं है। इसमें आप फिर आता है कि यार मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है। इन्वेंट्री को फिर हम वैल्यू कर सकते हैं यार 2-3 तरीकों से। मतलब कैसे? मतलब यार हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम उसमें क्या कहते हैं उसको, फीफो मेथड आता है, और उसके बाद हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड आता है, लीफो मेथड आता है। सर वो एएस में है, अभी आपके पास नहीं है। ठीक है, पक्की बात है। चले एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करने जरूरी है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यार देखें, इसको मैं कह सकता हूँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यार मैं ना प्रिंसिपल डिस्कस यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ना मैं जैसे ये टॉपिक खत्म होगा ना, मैं वो प्रिंसिपल और भी डिटेल में करा दूंगा। ठीक है, सही है। पूरे 1-2 क्लासेस रखूंगा मैं जिसमें पूरा आपको प्रिंसिपल, वो वैसे ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं रिकॉर्डेड नहीं दे रहा क्योंकि आपसे वादा है 100% कोर्स लाइफ का। तो मैं पूरा 100% आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ। सही है, तो वो 2 क्लासेस रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा सर, आ जाए जरा प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। सर मुझे एक बात बताएं, मैंने आपके सामने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल रखा था पहले, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने आपके सामने रखा था, कुछ याद है आपको? एक कॉन्सेप्ट रखा था ऊपर, समझाया था। नाम दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा आप मुझे डिस्क्राइब कर दें तो मजा आ जाए। कहाँ चला गया? बताया था ना? हाँ हाँ, बताया था भाई। कहाँ चला गया? वेयर इट इज। हाँ सर, ये है ना। सर ये रहा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था? बताया था सर। यही इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा,